हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। इतिहास पाठ एक आधुनिक यूरोप का उदय। इसमें पिछले वीडियो में आपने इसके बारे में पढ़ा था। आज देखते हैं यूरोप का पुनर्जागरण, वैचारिक क्रांति। बच्चों, विचारों में जब क्रांति उत्पन्न होती है या दूसरे के विचारों से या दूसरे देश के विचारों से जब हम प्रभावित होते हैं तो वहाँ पर वैचारिक क्रांति का जन्म होता है। 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण अर्थात वैचारिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। इस समय ग्रीक आदि भाषाओं के प्राचीन जो ग्रंथ थे उनका स्थानीय भाषाओं में या बोलचाल की भाषा में अनुवाद हुआ, जिससे कि लोगों को पढ़ने में इसे सुविधाएं प्राप्त हुई। इसका सबसे प्रमुख कारण था कि इस समय छपाई की मशीन का आविष्कार हो गया था। इस कारण पुस्तकें जो है अधिक संख्या में आसानी से लोगों को उपलब्ध होने लगी थी। इनकी कीमतें भी कम थी। इस कारण नवीन ज्ञान इस कारण फलतः ज्ञान का प्रसार जो बहुत तेजी से हुआ। प्राचीन ज्ञान और नवीन विचारों के अध्ययन से वैचारिक क्रांति का जन्म हुआ। विचारों में क्रांति बच्चों तब आती है जब हम दूसरे के विचारों को सुनते, देख या पढ़ते हैं। तो जैसे छपाई मशीन का आविष्कार हुआ, छपाई की मशीन का आविष्कार होने से पुस्तकें जो हैं आसानी से छपने लगी और लोगों को उपलब्ध होने लगी। इस कारण पुराने जो ग्रीक या लैटिन भाषा के ग्रंथ थे उनका स्थानीय भाषाओं में अनुवाद होने लगा, जो कि लोगों को अधिक समझ में आने लगा। इससे क्या हुआ, ज्ञान और नवीन विचारों का अध्ययन, वैचारिक क्रांति को इससे प्रेरणा मिली। प्राचीन ग्रंथों में निहित लिखे हुए बुद्धि, निष्ठा और भौतिक जीवन के महत्व के बोध को बताते हुए यूरोप में जड़ें पुनः पकड़ने लगी थी। इस दृष्टिकोण से साहित्य में शिल्प कला, विज्ञान आदि सभी विधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। और कलाकार अब क्या करते थे, पहले क्या होता था, पहले के जो कलाकार थे वह केवल देवी देवताओं के चित्रों का ही अंकन करते थे, चित्र खींचते थे या बनाते थे। लेकिन वैचारिक क्रांति के पश्चात अब देवी देवताओं और देवदूतों के स्थान पर मनुष्य की भावनाओं और प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण अधिक होने लगे। इसमें कॉपरनिकस और गैलीलियो ये दो भूगोल वैज्ञानिक हैं। जैसे खगोल वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के बारे में प्रचलित सिद्धांतों का खंडन करके नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जैसे सूर्य नहीं घूमता बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इन सब का परिणाम यह हुआ कि धार्मिक मान्यताओं पर आधारित विचार प्रभावित होने लगे तथा धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। कॉपरनिकस और गैलीलियो जो थे खगोल वैज्ञानिक थे। पहले ये विचारधारा प्रचलित थी कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन वस्तुस्थिति यह है और आज हम इस बात को जानते हैं कि सूर्य नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य एक जगह स्थिर है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। शुरू में इस सिद्धांत को लोगों ने मान्यता प्रदान नहीं की। धर्म सुधार आंदोलन देखते हैं। धर्म सुधार आंदोलन क्या था? मध्यकालीन यूरोपीय समाज में को रोमन कैथोलिक चर्च का अत्यधिक नियंत्रण, ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल लैटिन भाषा में लिखा हुआ था। अभी आपने पढ़ा था कि विभिन्न लैटिन और ग्रीक भाषा के ग्रंथों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद हुआ था। मध्यकाल में यूरोपीय समाज जो था रोमन कैथोलिक चर्च के प्रभाव में अधिक था। उस पर ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल जो कि लैटिन भाषा में लिखी हुई थी, उसका प्रभाव अधिक लोग देखने को मिलता था। लैटिन भाषा हर किसी को नहीं आती थी। जैसे हम संस्कृत या अंग्रेजी जो भाषा है वह हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, लेकिन हिंदी हर व्यक्ति पढ़ सकता है और बोल भी सकता है ना। इसी प्रकार लैटिन भाषा जो थी
वह हर किसी की समझ में नहीं आती थी। इसका अनुचित लाभ उठाते थे। लोगों को जानकारी नहीं थी लैटिन भाषा की, इसलिए लोग उसका अनुचित लाभ उठाते थे। कौन उठाता था? धर्मगुरु, पोप इत्यादि जो थे वह इसका लाभ उठाते थे और इस लोगों को कर्म कांडों को बढ़ावा देते थे और धर्म के नाम पर जनता को शोषण करते थे। धर्म के नाम पर लोगों का शोषण किया करते थे। धर्म संस्थाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इस कारण भ्रष्टाचार के विरुद्ध यूरोप में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ उसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। आज भी हम कई बार धर्म कर्म के बातों में पंडित या पुरोहित इत्यादि के पास जाते हैं और उनसे समाधान लेते हैं। इस प्रकार की बातें पुराने समय में अत्यधिक थी। ईसाई धर्म में के जो धर्मगुरु थे वे लोगों की अज्ञानता का लाभ उठा करके उनका शोषण करते थे और इसमें धर्म संस्थाओं में जो भ्रष्टाचार था वह उस समय बहुत अधिक था। उन दिनों विचारकों ने धर्म संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को विरुद्ध आवाज उठाई और बाइबल का अनुवाद जो है स्थानीय भाषाओं में किया ताकि सामान्य जनता जो है वह धर्म ग्रंथों को स्वयं पढ़ सके। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था मार्टिन लूथर नामक धर्मगुरु ने। ये जर्मन के रहने वाले थे। इन्होंने धार्मिक संस्थाओं में जो दुराचार की निंदा करते हुए कहा कि आप लोगों को धर्म गुरुओं के कथन को ही धर्म न मानकर स्वयं बाइबल पढ़ना चाहिए और धर्म के तत्वों को समझना चाहिए। उसने ईसाई धर्मगुरु के प्रमुख पोप को निरंकुश सत्ता को चुनौती दी और धर्म व्यवस्था में प्रचलित दोषों का विरोध किया। प्रोटेस्ट किया उसे। जो धर्मगुरुओं ने दुराभाव बढ़ा रखा था, समाज में बना रखा था, उसके खिलाफ मार्टिन लूथर ने खुला वक्तव्य जारी किया कि आप लोग स्वयं धर्म की पुस्तकों को पढ़ें और अपना ज्ञान हासिल करें। जो आपका दिल कहता है सही उसी ही माने, न कि धर्मगुरुओं की बातों को माने। इस प्रकार उन्होंने पोप की निरंकुश सत्ता जो थी उस पर अंकुश लगाया और इसलिए इन्हें प्रोटेस्ट कहा जाता है। इसलिए इनके अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा। धर्म सुधारों आंदोलन के फलस्वरूप पोप के दबदबे में कमी आई। पोप के वर्चस्व से परेशान यूरोप के कुछ शासकों ने भी पोप का वर्चस्व को मानने से इनकार कर दिया। इनमें इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम भी एक था। इस तरह धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप के आधुनिक विचारों में का सूत्रपात कर पुनर्जागरण को संभव बनाया। पुनर्जागरण तभी होता है जब हमारे विचारों में परिवर्तन होता है। धर्म के संबंध में विचारों में परिवर्तन आने से अपने समाज में धार्मिक संस्थाओं में जो बुराइयां हैं वह हमें देखने को मिलती है। आज भी हम अपने पुरोहितों के पास जाते हैं, उनसे अपने जीवन की समस्याओं के लिए समाधान मांगते हैं और पुरोहित उसी का लाभ उठा करके हमें अनेक धर्म के कर्म कांडों में डाल देते हैं। यही स्थिति विदेशों में भी थी पहले, लेकिन अब उनसे मुक्ति दिलाने के लिए मार्टिन लूथर ने प्रयास किया था। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय 16वीं शताब्दी में यूरोप में सामंतों की सत्ता का समाप्त हो गई और राजाओं का महत्व बढ़ने लगा। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय से निवास करने वाले समान भाषा, ऐतिहासिक परंपरा, राजनीतिक और धार्मिक हित संबंधों वाले लोग राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन गए। धीरे धीरे सत्ता राजा के हाथों में केंद्रित हो गई और
वह प्रबल हो गया। इन सब कारणों से यूरोप में राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय हुआ। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में आए। इन राष्ट्रीय राज्यों का उदय आधुनिक युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। राष्ट्रीय राजतंत्रों के पहले क्या था, 16वीं शताब्दी में छोटे छोटे सत्ता हुआ करती थी, उसे सामंत द्वारा चलाया जाता था। अब उसका लोप हो गया, वह समाप्त हो गई। अब राजाओं का महत्व बढ़ने लगा। अब राज सत्ता का स्थान सामंतों का स्थान राजसत्ता ने ले लिया था। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में समान विचारधारा वाले लोग, एक भाषा बोलने वाले लोग, एक ही प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक हित थे, ऐसे लोग आपस में संबंध बना करके राष्ट्रीय भावना जिनमें थी वह राष्ट्रीय भावना बन गया था और धीरे धीरे राजसत्ता का स्थान जो है राजाओं ने ले लिया और राजाओं ने इस प्रकार ऐसे राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना की जहां समान भाषा वाले बोलते थे, आर्थिक हित समान थे, जिनकी संस्कृति समान थी, राजनीतिक आवश्यकताएं समान थी। उस क्षेत्र में रहने वाले लोग अब राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर के एक राज्य का निर्माण किया। इस प्रकार राजतंत्रों का उदय हुआ और राजा का सत्ता जो है राजा के हाथों में आ गई। ऐसे राजतंत्र थे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ और इसी प्रकार राष्ट्रीय राज्यों को उदय एक महत्वपूर्ण विशेषता आधुनिक युग की मानी जाती है। इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ठीक है, बाय।